कैसे हैं दोस्तों। आज हम लोग इतिहास के अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि जो है किस तरीके से मानव का विकास होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल। आप लोग कई बार ये टर्म सुनते होंगे, प्रागैतिहासिक काल क्या है। अब आपको जो है ये परेशान करता होगा कि एक्चुअल प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और इतिहास क्या है। तो इसके बारे में हम लोग जो है अपनी क्लियरिटी को और अच्छा करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब वो होता है कि इस काल में जो है मनुष्य को ना तो लिपि का ज्ञान था और ना ही लेखन कला का ज्ञान था, तो उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिस मतलब ऐसा काल जिसमें ना तो लिपि का ज्ञान था और ना ही लेखन कला का ज्ञान था। लिपि भी नहीं पता थी और लेखन के बारे में भी नहीं पता था। यह है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल बोलते हैं इसको। तो प्रागैतिहासिक काल के तहत जो है जिसमें ना तो लिपि की जानकारी थी ना लेखन की जानकारी थी, उसको बोलते हैं पाषाण काल। तो इसमें जो है पाषाण काल में तीन आते हैं, तीन बाइफर्केशन में इसको विभाजित करते हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। प्री हिस्टोरिकल में पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल इसके तहत आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि हम लोगों ने देख लिया कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि ऐसा काल जिसमें ना तो लिपि का ज्ञान था और ना ही लेखन कला का ज्ञान था। तो ऐसे काल में किसको रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को। अब आगे हम लोग समझते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, मतलब प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कैसा है? वो ऐसा काल है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जिसमें लेखन कला का प्रमाण तो प्राप्त होता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। जिसमें लेखन कला तो है लेकिन उसको अभी तक कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाया। तो इसमें रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसमें रखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें लिपि का ज्ञान था लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। इसको आद्य इतिहास बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों को पता ही है और वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी है। इसको हम लोग आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। अभी हम लोग केवल एक फ्रेम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रागैतिहासिक काल किसे बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं और ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं। तो ये अपना पूरा क्लियर कर लेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रागैतिहासिक काल, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्रागैतिहासिक काल में ना तो लिपि का ज्ञान था ना ही लेखन कला का ज्ञान था और इसमें किसको रखते हैं? पूरे पाषाण काल को रखते हैं। तो इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड या स्टोन पीरियड। तो इसमें आते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी अध्ययन की सुविधा के लिए, मतलब चीज़ों को ज़्यादा क्लियरिफिकेशन के लिए निम्न पुरा पाषाण काल, मतलब निम्न पूरा कह दें या पूर्व कह दें, बात एक ही है। निम्न पूर्व पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, जो इसकी शुरुआत 20 लाख वर्ष पूर्व से, ईसा पूर्व से 80,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। फिर है मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 पार्ट में बांट दिया जाता है: निम्न पूर्व पाषाण काल या निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो इनकी इंड होता है 35,000 तक। तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल हम लोगों ने देखा है। उच्च पुरापाषाण काल देख लिया। तो ये तीनों आते हैं हमारे प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल में। इसको बोलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल, जिसमें न तो लिपियों का ज्ञान था और न ही लेखन कला का ज्ञान था। तो इसको जो है प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं।
आगे देखते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है लिपियों का ज्ञान तो था, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका था, इसलिए इसमें जो है दो सभ्यताएं आती हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कि आप लोग जानते हैं एक नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता हो जाती है। फिर हम लोग समझते हैं कि ऐतिहासिक काल क्या था। ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिस काल में मानव के क्रियाकलापों का लिखित विवरण प्राप्त होता है, कि मानव ने क्या किया उसका लिखित विवरण प्राप्त होता है, उसे हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा प्रदान करते हैं। भारतीय संदर्भ में यह काल जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। इस काल की लिपि पठनीय और प्रामाणिक है। इस काल का जो है मानव सभ्य था। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया तीनों कालों को, तो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को। तो प्रागैतिहासिक काल में तो ना तो लिपियाँ थीं ना लेखन कला का ज्ञान था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपियाँ थीं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता था, तो इसमें आती हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता आद्य इतिहास में। ऐतिहासिक काल में आपके वैदिक सभ्यता के बाद मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इसका प्रारंभ होता है, 600 ईसा पूर्व से। आगे हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक मतलब ऐसा काल जिसमें लिपि का ज्ञान था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तो इसमें ऋग वैदिक काल, इसको दो भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा पार्ट बांटा जाता है वैदिक काल को जो है दो पार्ट में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। वही ला करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका जो है टाइम पीरियड समाप्त होता है। आगे देखते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास मतलब 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग देखेंगे महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे हम लोग, 16 महाजनपदों के बारे में। मगध साम्राज्य का उदय कैसे होता है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। फिर मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य काल रहता है। ये जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल जो है 184 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक रहता है। फिर गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे 319 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी ईसा पूर्व नहीं सॉरी गुप्त युग के बारे में पढ़ेंगे 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। फिर हम लोग देखेंगे वर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। फिर उत्तर भारत के जो राज्य थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में देख रहे हैं, मतलब ऐसा इतिहास जिसमें ना तो लिपियों का ज्ञान था ना लेखन कला का ज्ञान था। उसके 3 पार्ट हम लोगों ने बांटे, पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का आप लोग टाइम पीरियड देख रहे हैं कि इसमें जो है 20 लाख वर्ष से जो है प्रारंभ होता है और इसका जो है टाइम पीरियड 12,000 ईसा पूर्व तक रहता है मध्य पाषाण काल के प्रारंभ तक। फिर नव पाषाण काल जो है आपके प्रारंभ होता है 10,000 ईसा पूर्व तक, मतलब मध्य पाषाण काल रहता है 12,000 से 10,000 के बीच में। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये हैं आपके निम्न पुरा पाषाण काल, यह है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो एक बार फिर से आप जो है पूरे इस कालक्रम को इस फ्रेम को पूरे अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। इसके बाद फिर जो है हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। इस तरीके से ये पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। तो इसके हम लोग मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आयोग में आए हुए हैं उन पे हम लोग एक दृष्टि देखेंगे, टू द पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन वहाँ पे गलत ना हो। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पाषाण युगीन सभ्यता का विकास कैसे हुआ।
पाषाण युगीन सभ्यता का विकास कैसे हुआ, तो विकास कब हुआ, तो ये हिम युग में होता है, प्लीस्टोसीन काल। इसको ध्यान रखिएगा, प्लीस्टोसीन काल को ध्यान रखिएगा, हिम युग में, प्लीस्टोसीन काल में। पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लीस्टोसीन काल। अगला हम लोग देखेंगे पाषाण युगीन मानव जो है उसका मुख्य उद्योग क्या था। तो ये इनका मुख्य उद्योग था लघु पाषाण उपकरण ये बनाते थे, लघु पाषाण उपकरण बनाते थे। वो भी बनाते थे क्वार्टज से और स्फटिक जो थे इनसे बनाते थे, क्वार्टज और स्फटिक से बनाते थे। सर्वप्रथम जो है कौन सी संस्कृति इनके द्वारा विकसित की गई, वो सोहन नदी घाटी में सोहन संस्कृति। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग देखेंगे कि जो है एक क्वेश्चन आया, इससे पहले आयोग ने पूछा था कि ये जो जमाव हैं, ये पूरा पाषाणकालीन जो बस्तियां थी उनके जमाव हैं, तो उनका क्रम क्या था। तो इनका क्रम सबसे पहले जो है इसमें जो है सिहावल जमाव पहले नंबर पे आता है। सिहावल जमाव ये सिंघाचल प्रदेश में है, इसकी लोकेशन। दूसरा है पटपरा, ये सीधी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो है 10 मीटर मोटी जो है 10 लाल मिट्टी जो उसके बर्तन थे पुराने, लाल मिट्टी का मोटा जमाव पाया जाता है। फिर इसके बाद बाघोर जो है सोन नदी घाटी है, वहाँ पे इसका क्षेत्र है। बाघोर ध्यान रखिएगा, बाघोर जो है सोन नदी घाटी में इसका स्थान है। और खेतौनी ये सोन नदी और रेही नदी के संगम पर है। तो एक बार इसको जो है आप याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि इनको क्रम से लगाइए। सिहावल जमाव, पटपरा, बाघोर और खेतौनी, इनके बारे में लगाने के लिए दिया गया था क्रम। तो ये क्रम से ही लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सिहावल जमाव, फिर पटपरा आ जाएगा, फिर बाघोर आ जाएगा, फिर खेतौनी आ जाएगा। इनको क्रम से याद रखिएगा। ये सब जो है मध्य पाषाण कालीन यहाँ से उपकरण प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाण काल के। फिर हम लोग देखेंगे कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, RB फुट इनका जो है शॉर्ट में नाम लिखा जाता है। ये भारत में प्रथम पूरा पाषाण युगीन खोजकर्ता थे और इनको जो है भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल आप समझ गए होंगे, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ऐसा काल जिसमें जो है ना तो लिपियों का ज्ञान था और ना ही उसको जो है ना तो इनको पढ़ने लिखने का उस समय ज्ञान था। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जो है भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो है औजार की खोज की थी। कौन सा औजार था वो? हैंड एक्स था, मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। 1863 में मद्रास के पल्लवरम में ये मिली थी, मद्रास के पल्लवरम में, ध्यान रखिएगा, मद्रास का पल्लवरम। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि यहीं से जब रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने देश में सबसे पहले जो है हैंड एक्स की खोज की, तो इससे जो है देश में प्रागैतिहासिक काल के जो महत्व था उसके बारे में लोगों को पता चला, जो इतिहासकार थे, और इससे प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि फलक संस्कृति ये जो है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति थी, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। फलक संस्कृति जो है ये मध्य पूरा पाषाण काल, ध्यान रखिएगा, मध्य पूरा पाषाण काल। जैसे हम लोगों ने इसका जो है विभाजन किया था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये जो है पूरा पाषाण काल का जो मध्य पूरा पाषाण काल टाइम पीरियड है, उसमें जो है फलक संस्कृति पाई जाती थी। फलक संस्कृति की खोज किसने की? HD संकालिया ने की। और इसमें जो है फलक संस्कृति जो थी ये क्वार्टजाइट पत्थर से फलक बनाए जाते थे। इसमें जो है कीमती जो मूल्यवान पत्थर थे, जैसे चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, ध्यान रखिएगा। तो फलक पत्थरों के ही बनाए जाते थे। पूरा पाषाण काल है, मतलब पूरा पाषाण काल है, तो इसमें जो है पत्थरों के ही बारे में बात होगी। प्राचीनतम संस्कृतियों का प्रमाण कहाँ से मिलता है? प्राचीनतम कलाकृति, सबसे पुरानी प्राचीनतम कलाकृति कौन सी है? तो ये आपने देखा होगा कि भीमबेटका से सबसे प्राचीनतम शैल चित्र मिले हैं। जो अब इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है
कि जो है प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण तो जान गया भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये जो है किस टाइम पीरियड का है? ये उच्च पुरापाषाण काल का स्थान है, उच्च पुरापाषाण काल। इस संस्कृत के क्रियाकलाप, इस संस्कृत में जो भीमबेटका के जो चित्र मिलते हैं उसमें क्या क्या है? पशुओं के चित्र हैं, पक्षियों के चित्र हैं, मानवों के हैं, खाद्य संग्रह को दिखाया गया है और आखेट करते हुए चित्र दिखाए गए हैं। एक बार चित्र इसका देख लीजिए। ये भीमबेटका के चित्र हैं, देखिए किस तरीके से लड़ाई करते हुए दिखाया गया है। ये सब जो है शिकार करते हुए, किसी जानवर के चित्र लग रहा है। इसे आप देखें, सेंसेक लगाइए, चित्र है भीमबेटका के। सोचिए पूरा पाषाण काल टाइम के चित्र हैं। भीमबेटका जो की पेंटिंग जो है पूरा पाषाण काल के जो है उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक इनके चित्र बनाए गए हैं। ये सब चित्र हैं भीमबेटका के ही। आप लोगों ने देख लिए कि जो है भीमबेटका के चित्र किस तरीके से थे। ये जो है उच्च पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक इनका डेवलपमेंट हुआ। फिर हम लोग देखेंगे कि होमो इरेक्टस एक था। होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टस, मानव विकास में जो है होमो इरेक्टस भी आते हैं। तो इनका जो है एक जो है कपाल नर्मदा घाटी में मिला है। यहाँ पे नर्मदा घाटी में हथनौरा जगह है, एक हथनौरा, होशंगाबाद जिले में। तो होमो इरेक्टस कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी के हथनौरा, होशंगाबाद जिले में। फिर आगे हम लोग देखते हैं उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो उच्च पुरापाषाण काल जब आपको सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब आप तुरंत सेंस कर पा रहे होंगे कि ये जो है पुरापाषाण काल के जो 3 टाइम पीरियड हम लोगों ने बांटे थे उसी में से जो है लास्ट वाला है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो ये उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली है? तो ये बेलन घाटी में, बेलन घाटी के लोहंदा जगह है। बेलन घाटी कहाँ पे? प्रयागराज में है, मेजा तहसील में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की जो बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है, प्रतिमा मिली है, तो ये जो है विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी है। ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक पूर्ण मानव का नाम क्या था? जो पूर्ण रूप से जो मानव था प्रारंभिक, उसका नाम क्या था? क्रो-मैग्नन। ध्यान रखिएगा, क्रो-मैग्नन इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल में। हम लोग देखते हैं आगे, पूरा पाषाण काल समाप्त हो गया यहाँ पे। तो मध्य पाषाण काल में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका ये पूछा गया था कि इन जो है स्थानों को, ये जमाव हैं, इनको ये जो है स्थान जो हैं इनको पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाइए। ये पाषाणकालीन स्थल हैं। तो महादहा है, लेखहिया है, पैसरा है और वीरभानपुर है। तो ये क्रम से लगे हुए हैं। महादहा कहाँ पड़ता है? आपको प्रतापगढ़ यूपी में। लेखहिया मिर्ज़ापुर में पड़ता है। तो आप जानते होंगे कि प्रतापगढ़ जो है मिर्ज़ापुर से वेस्ट में पड़ता है, तो सबसे वेस्ट में हो गया महादहा। फिर लेखहिया हो गया मिर्ज़ापुर में, और इसके बाद पैसरा जो है बिहार में है। बिहार जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व में है, और पश्चिम बंगाल का ये वीरभानपुर, ये सबसे ईस्ट में हो गया। तो इस तरीके से आप लोग क्रम लगा लेंगे और नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि भीमबेटका की गुफा को देखा और प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा किसने? तो कई बार ये जो है आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। तो भीमबेटका की गुफा को सबसे पहले किसने देखा और प्रागैतिहासिक, उसके जो प्रागैतिहासिक महत्व था उसको समझा? तो वी.एस. वाकड़कर थे, वाकड़कर, ध्यान रखिएगा। तो भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में इसकी जो है लोकेशन है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि पशुपालन का प्रारंभ कब होता है? तो पशुपालन का प्रारंभ आप ध्यान रखिएगा कि मध्य पाषाण काल में होता है। मध्य पाषाण काल हमने अभी बताया था आपको कि जो है पूरे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पशुपालन मध्य पाषाण काल में इसकी जो है इसका डेट मध्य पाषाण काल में, इसको याद रखिएगा, पशुपालन मध्य पाषाण काल। आगे देखते हैं हम लोग। मध्य पाषाण कालिक संदर्भ में वन्यधान, मतलब वन्यधान
का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मध्य पाषाणकालिक स्थल तो चौपानी मांडो है। चौपानी मांडो, यहाँ से वन निधान के प्रमाण मिलते हैं। वन निधान का मतलब है कि वहाँ बोए नहीं गए, कि अपने हाथ ही निकल आए वो। जैसे जंगल होता है उसको कोई बोता नहीं है, जंगल स्वयं हो जाता है। उसी तरीके से मध्य पाषाण काल में वन निधान के प्रमाण कहाँ से मिले? चौपानी मांडो। तो चौपानी मांडो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौपानी मांडो कहाँ पे है? ये है आपका प्रयागराज की मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर। तो चौपानी मांडो प्रयागराज में है। इसकी खोज किसने की थी चौपानी मांडो को? तो बी.डी. मिश्रा ने की थी। बी.डी. मिश्रा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन निधान का प्रमाण कहाँ से मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा। तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप मेंस लिखते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप जो है अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जब लिखेंगे तो ये सब जो है स्थान आप कोट कर सकते हैं कि कौन कहाँ पे हैं। तो यूपी का अगर जो है यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो ये यूपी के स्थान आपको जो है इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा, ये तीनों प्रतापगढ़ में हैं। तीनों कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में हैं। अब सराय नाहर राय के बारे में देख लीजिए कि यहाँ से जो है 11 मानव समाधियाँ मिली हैं और 8 जो है गर्त चूल्हे मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर जो है महादहा, ये यहाँ पे पशुओं की अधजली हड्डियाँ और सींगें मिली हैं, जिसको श्रृंग लिखा जाता है, श्रृंग। और वध, इसको जो है वध स्थल के रूप में पहचाना गया है महादहा को। और हड्डी के बने आभूषण पूछा जाता है कहाँ से मिले थे, तो हड्डी के बने आभूषण महादहा से मिले थे। तो सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा, ध्यान रखिएगा, ये तीनों प्रतापगढ़ में है। दमदमा जो है किस लिए इंपॉर्टेंट है? दमदमा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो दमदमा स्थान से ऐसे ध्यान रखिएगा कि 3 लोगों को उसमें जो है एक कब्र में डाल दिया तो उनका दम निकल गया है। दमदमा से 3 लोगों की कब्र, 3 लोगों के कंकाल एक ही कब्र में मिले हैं। दमदमा, ध्यान रखिएगा, तीनों ये जो है कहाँ पे हैं? प्रतापगढ़ में। आगे देखिए कि विंध्यन क्षेत्र के किस जलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो विंध्य क्षेत्र का कौन सा ऐसा रीजन है? तो आप जानते हैं विंध्य क्षेत्र कहाँ पड़ता है। तो विंध्य क्षेत्र जो है मिर्ज़ापुर का एरिया है, मिर्ज़ापुर के आसपास का क्षेत्र बोला जाता है विंध्य क्षेत्र। तो वहाँ का लेखहिया जो है, ये मिलाने के लिए भी दे सकता है कभी। तो लेखहिया जो है मिर्ज़ापुर का, ये विंध्य क्षेत्र का जो है बहुत इंपॉर्टेंट शिलाश्रय है जहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? विंध्य क्षेत्र में। तो लेखहिया मिर्ज़ापुर से मिले हैं। फिर हम लोग जो है अब इसमें जो है मध्य पाषाण काल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब नवपाषाण काल के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला, झील के किनारे जो प्रारंभिक कृषि वाला स्थल लहुरा देव, ये जो है कहाँ पे है? लहुरा देव। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है? तो लहुरा देव। तो लहुरा देव किस झील के किनारे है? तो जानते हैं आप लोग, बखीरा झील के किनारे है। बखीरा संत कबीर नगर में है। तो ये लहुरा देव स्थान है। इसको जो है आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया है। यूपी की 10 आर्द्रभूमियों में जो है बखीरा झील भी शामिल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट याद रखिएगा कि जो लहुरा देव है, यहाँ से अभी तक के एग्रीकल्चर के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के आसपास जो है चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लहुरा देव। कई बार जो है लहुरा देव ऑप्शन में नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग जो है मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, उसको जो है ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर दोनों कभी ऑप्शन में दिए हुए हैं तो हमेशा लहुरा देव को हम लोग पहली प्राथमिकता देंगे। आयोग भी इसी को आंसर मानता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। तो खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई, खाद्यान्नों की कृषि। तो एग्रीकल्चर कह रहा है, तो एग्रीकल्चर मतलब जो है स्वतः जो है हम लोग अब जो है मानव जो है जुताई करता था और बीज डाल के बाकायदा उसका फसलों का उत्पादन करता था। तो ये जो है नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। तो राख के टीले आप लोग जिस तरीके से जानते ही हैं कि दक्षिण भारत में राख के टीले होते थे, दक्षिण भारत में राख के टीले पाए जाते थे। तो वहीं की विशेषता है साउथ इंडिया की। कि राख के टीले कैसे होते थे कि लोग जो है मवेशियों को एक साथ रखते थे और फिर जो है वहाँ से गोबर वोबर जो इकट्ठा हो जाता था उसमें फिर आग लगा के वो चले जाते थे वहाँ से। तो ये पिकली हल, दो राख के टीले इंपॉर्टेंट है, पिकली हल और संगन कल्लू। तो मिलाने के लिए, मैचिंग के लिए दे सकता है। तो पिकली हल और संगन कल्लू पूछ सकता है कि कहाँ पे हैं। तो ये कर्नाटक में है राख के टीले। ये भी ध्यान रखिएगा कि नवपाषाणिक स्थल है ये। अगला क्वेश्चन देखिए कि गर्त निवास के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो गर्त निवास के अवशेष बुर्जहोम और गुफकराल, बुर्जहोम और गुफकराल। इसमें भी ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बुर्जहोम के बारे में कि मानव समाधानों के साथ कुत्ते कहाँ पे दफनाए जाते थे। तो मानव के साथ कुत्ते जो है बुर्जहोम में दफनाए जाते थे। और गर्त आवास के पूछेगा अगर कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो बुर्जहोम और गुफकराल दोनों जगह से मिले हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि पूरा पाषाण मतलब एक पूरा स्थल है से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेहरगढ़ ध्यान रखिएगा। यहाँ मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान का है। यहाँ से जो है प्राचीनतम स्थायी जीवन के भी साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन अगर पूछेगा कहाँ से प्रारंभ हुआ तो मेहरगढ़ है। इसके अलावा पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछेगा तो ये भी आपका जो है आंसर मेहरगढ़ ही होगा। तो ध्यान रखिएगा इसको कि पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक की जो है सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से, और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य और पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य। फिर जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज तो सब जानते ही होंगे आप लोग, जौ। अगला हम लोग अब जो है ताम्रपाषाण काल में आ जाते हैं। ताम्रपाषाण काल में क्या था कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ताम्रपाषाण काल में या ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे। तो उत्तर से दक्षिण दफनाते थे। ध्यान रखिएगा, उत्तर, साउथ, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। अब अगला क्वेश्चन एक पूछता है कि नवादा टोली जो है, नवादा टोली, तो नवादा टोली ये जो है किस संस्कृति से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। नवादा टोली जो है मालवा संस्कृत का स्थल है, मालवा संस्कृत का स्थल है, और ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा नवादा टोली। इसके बारे में इसका जो है ध्यान रखिएगा, नवादा टोली कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और मालवा संस्कृत का है। उत्खनन किसने किया था। तो HD संकालिया ने किया था, HD संकालिया, नवादा टोली। मध्य प्रदेश के नवादा टोली के बारे में ध्यान रखिएगा कि नवादा टोली जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी जो है ग्राम स्थल था। सबसे विस्तृत है ये नवादा टोली, ताम्रपाषाणी ग्राम। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवादा टोली किस संस्कृति से संबंधित है। तो मालवा संस्कृति और ताम्रपाषाणिक ये ग्राम है। इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा कि इनाम गांव कहाँ का है। तो इनाम गांव जो है जारवे संस्कृत का जो है गांव था। तो इनाम गांव जारवे ताम्रपाषाण काल का है, और ये महाराष्ट्र के पुणे में इसकी लोकेशन है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य लौह धातु के उपयोग के, कि वहाँ पे जो है लौह धातु का प्रचलन होता था। तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के जो है प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो अतरंजी खेड़ा है ये। अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है, एटा, यूपी में। ध्यान रखिएगा। अब विविध के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। इंडी की तरफ हमारा क्लास बढ़ रहा है कि वृहद पाषाण समाधियाँ क्या थीं। तो वृहद पाषाण संस्कृत जो है समाधियाँ, ध्यान रखिएगा, ये लौह काल से संबंधित हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि वृहद पाषाण समाधियाँ जो हैं किस काल से संबंधित हैं, लौह काल से संबंधित हैं, और दक्षिण भारत की विशेषता है। अगला देखिए कि गैरिक मृदभांड पात्र OCP, जो गैरिक मृदभांड पात्र हैं OCP, इनका टाइम पीरियड क्या है, 2650 ईसा पूर्व से 1180 ईसा पूर्व। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और इनका जो है नामकरण, इनका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गैरिक मृदभांड पात्र जो है OCP इनको बोलते हैं। इनका जो है नामकरण कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर में। अब ये देखिए क्वेश्चन आपका,
अब जो है कि पूरा पाषाण काल की क्या विशेषता है, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की क्या विशेषता है। तो आप लोग जैसे जानते ही हैं कि पूरा पाषाण काल में लोग स्थायी घर नहीं बनाते थे, नदियों के किनारे अधिवास करते थे। अधिवास का मतलब निवास करते थे। तो पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि शैलाश्रय अधिवास होने लगा है। मध्य पाषाण काल में वही आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो सबसे लास्ट पीरियड था, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में ही भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्र बनाए गए थे। तो लोग शैलों मतलब जो जो पहाड़ थे उसमें जो है लोग जो उसकी खोह जो होती थी उसमें रहते थे लोग। शैलाश्रय अधिवास था उनका मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में गर्तावास, जैसे आपने देखा बुर्जहोम और गुफकराल, तो गर्त अधिवास जो गड्ढे वाले घर थे उनमें लोग रहने लगे। ताम्र पाषाण काल थोड़ा सा जो है डेवलप हो चुका था, तो उसमें जो है कच्चे और पक्के मकान बनने लगे थे। ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं संस्कृतियों के बारे में कुछ। क्वेश्चन पूछा कि कैथा जो है पूरा स्थल कहाँ पे है। तो कैथा ध्यान रखिएगा, कैथा जो है उज्जैन। उज्जैन का जो है पुराना नाम क्या था, कपित्थक था। उज्जैन का पुराना नाम कपित्थक था। यहाँ पे जो है माना जाता है कि उज्जैन को वराह मिहिर की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। तो कैथा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैथा पूरा स्थल उज्जैन, ये जो है इसका पुराना नाम कपित्थ है और वराह मिहिर की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चिरांद जो है बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। फिर है पांडुराजार ढिबी कहाँ है, तो ये बंगाल में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पांडुराजार ढिबी। दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगला हम लोग देखते हैं वीरभानपुर जो है, ये वीरभानपुर पश्चिम बंगाल का है, जो मिलाने के लिए हम लोगों ने दिया था पश्चिम से पूर्व की तरफ। वीरभानपुर जो है, यहाँ पे लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। लघु पाषाण उपकरण, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल। उज्जैन जो है अभी हम लोग देख रहे थे, उज्जैन जिसका जो है प्राचीन नाम क्या था, कपित्थक था। तो उज्जैन से जो है गैरिक मृदभांड परंपरा उज्जैन से जो है गैरिक मृदभांड परंपरा के साक्ष्य मिले हैं। कैथा जो था ताम्र पाषाण कालिक स्थल था, ठीक है। कैथा जो है ताम्रनिधि यहाँ से मिली है, कैथा ताम्रनिधि, ध्यान रखिएगा। अगला जो है आहार संस्कृत का स्थान है। ये आहार जो है बनास संस्कृत से संबंधित है। आहार जो है ये बनास संस्कृत से संबंधित है, तो इनको याद रखिएगा। वीरभानपुर, उज्जैन, कैथा और आहार। वीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण, उज्जैन गैरिक मृदभांड परंपरा, कैथा ताम्रनिधि, आहार जो है बनास संस्कृत। इनके मैच सही हैं। अगला क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का जो है त्रियुगीय विभाजन किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था 1820 ईस्वी में। थॉमसन इतिहासकार हैं, इन्होंने जो है कोपेनहेगन की संग्रहालय की सामग्री को लेकर के पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग के रूप में इसको बांटा था कि जो है पाषाण काल कौन सा पीरियड है, कांस्य काल के पीरियड के बारे में और लौह युग के बारे में। अब जो है कुछ पुरातात्विक स्थल दिए हैं, वर्तमान स्थल दिए हैं, उनको मिलाने के लिए जो है क्वेश्चन आया था। तो नेवासा जो है पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। नेवासा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। डिंडवाना सब लोग जानते हैं, डिंडवाना में जो है झील भी फेमस है, जो राजस्थान में है। इसके अलावा गुडियाम गुफा कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो है यूपी के मैप में हम लोग कुछ जो है लोकेशन इंपॉर्टेंट दर्ज की हैं, तो उनको आप देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, इसमें हड़प्पा कालीन स्थल हैं, हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में बताएंगे। और आप देख लीजिए जो है ये मध्य पाषाण कालीन स्थल कुछ हैं। सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा के बारे में हमने बताया था आपको। प्रतापगढ़ में ये तीनों हैं, प्रतापगढ़ में है। और इसके अलावा चौपानी मांडो के बारे में बताया था। चौपानी मांडो कहाँ है, प्रयागराज में है, मेजा तहसील, बेलन घाटी, ये भी आप लोग जानते हैं। इसके अलावा जो है लेखहिया, ये मिर्ज़ापुर का है। लेखहिया ये मिर्ज़ापुर में है, विंध्य क्षेत्र में। इसमें 17 जो है नलकंकाल के साक्ष्य मिले थे। लेखहिया मिर्ज़ापुर विंध्य क्षेत्र में है, ये इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखिएगा। महादहा में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो है यहाँ पे मृग सिंह के छल्ले मिले थे। मृग सिंह मतलब जो हिरण था उसकी सींग के छल्ले। और इसके अलावा जो है महादहा में युगल समाधि, स्त्री पुरुष के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं।
ठीक है। तो ये मध्यकाल, मध्य जो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल के स्थल हैं, मध्य पाषाण काल। तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी। और भी हम लोग देख लेते हैं कि मध्य पाषाणकालीन स्थल जो है भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर जो है किस काल में मिले हैं। तो भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर किस काल में मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल में ये मिले हैं। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो ये बागोर था। बागोर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। बागोर राजस्थान में मिलाने के लिए दे सकता है। बागोर और आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश का, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसे मिलाने के लिए दे सकता है। बागोर कहाँ पे है, आदमगढ़ के बारे में पूछ सकता है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। लंगनाज गुजरात में है। लेखहिया मिर्ज़ापुर, अभी हमने बताया, लेखहिया मिर्ज़ापुर में है। यहाँ 17 जो है नरकंकाल मिले हैं। और यहाँ पे ही मोहराना पहाड़ है और बगही खोर एक जगह है, बगही खोर और मोराहाना पहाड़, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है प्रतापगढ़ के जो है 3 स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा। अभी हमने बताया था आपसे, दमदमा में एक ही कब्र में 3 जो है नरकंकाल मिले थे। वीरभानपुर जैसा आप जान ही रहे हैं, यह भी जो है मध्य पाषाण काल का स्थल है। ये पश्चिम बंगाल में है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पश्चिम से पूर्व जब इसको लगा रहे थे, तो इसकी खोद उत्खनन करता कौन है, बीबी लाल। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो है होमो इरेक्टस का एक कंकाल कहाँ से मिला है, वो हथनौरा में मिला है। हथनौरा कहाँ पे है, ये हथनौरा है आपका होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी में। हथनौरा कहाँ है, होशंगाबाद। तो होमो इरेक्टस हथनौरा, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ मिला है, हथनौरा में। नवपाषाण काल में आप जानते ही हैं कि कृषि पशुपालन पालिशदार उपकरण इस काल की विशेषता थी, नवपाषाण काल की। और इसका जो है स्थल जो है इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था, तो जौ था, अभी हम लोगों ने देख लिया है। इसके साथ ही हमारा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चनों का संकलन था, इसको अच्छे से हम लोगों ने सफलतापूर्वक देख लिया है। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो मुझे आशा है कि आप कर लेंगे। इसी क्रम में आज हम लोगों ने पाषाण काल देख लिया है। इसके बाद हम लोग पाषाण काल देख लिया, ताम्राश्म काल देख लिया है। अब आगे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को इसी तरीके से लेके आएंगे, मैप के द्वारा पढ़ेंगे और फुल क्लियरिटी के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस तरीके से आगे विकसित हुई। धीरे धीरे करके हम लोग जो है पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास इसी तरीके से मैप के थ्रू और विद क्लियरिटी, जो भी आपके डाउट हैं आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।